Hi everybody. Quality attracts quality. Quality attracts quality. Become better to find better. Today is day number 29, 29th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, एक वर्ड होता है कमिटमेंट और दूसरा वर्ड होता है कंसिस्टेंसी. कमिटमेंट चाहिए होता है टू बिगिन. विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट. बट अगर इस जर्नी को कंटिन्यू करना है से यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन को, तो कमिटमेंट के साथ आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है. स्टडी फुल थ्रॉटल. This is Prelims 2023 course. You can join this course for a nominal one-time fee of rupees 1111. We are covering entire syllabus of UPSC Civil Services Examination. This is test series. Test series में हम बहुत सारे multiple choice questions कर रहे हैं. So this is theory and this is application of theory, that is MCQs test series. All right. Then this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. दिस इज वोकैबुलरी. कैप्रिस मतलब होता है अप्रत्याशित परिवर्तन, अ सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर. रेसिडम का मतलब होता है बाकी, अ सब्सटेंस और थिंग दैट रिमेन्स और इज लेफ्ट बिहाइंड. काउंटेनेंसिंग मीन्स स्वीकार करना, एडमिट एज एक्सेप्टेबल और पॉसिबल, टॉलरेट करना, परमिट करना. सीदिंग का मतलब होता है क्रोध में, फिल्ड विद और कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस बट अनएक्सप्रेस्ड एंगर. ग्रेटिस मीन्स होता है निःशुल्क, विदाउट चार्ज और फ्री, फ्री विदाउट चार्ज फॉर, से फॉर नथिंग. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. ग्रेटिस, सीदिंग, काउंटेनेंसिंग, रेसिडम, कैप्रिस. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये एग्जाम फैक्ट सीरीज है. ये सीरीज अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रहेगा और इसमें हम बहुत सारे क्विक फैक्ट्स देखेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा के. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. पता है, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ये टिप्स में याद होनी चाहिए. कई बार यही सवाल, इजी क्वेश्चन ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन में. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. Gandhiji gave a call to all Indians, do or die, which is popularly known as Quit India movement. Who of the following acted as the constitutional advisor to the Constituent Assembly? The answer is B.N. Rao. Sachidanand Sinha ji acted as provisional president of the Constituent Assembly. Sachidanand Sinha ji, senior most. Who elected the chairman of the drafting committee of the CA Constituent Assembly? The answer is Baba Bhimrao Ambedkar sahab, B.R. Ambedkar. 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एम.एन. रॉय साहब ने दिया था आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ऑफ फॉर ऑल. यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया जो है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. 26 नवंबर 1949 में सिग्निफिकेंट डे है और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था. तो एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर, दैट इज संविधान दिवस. और 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे. तो 26 जनवरी दिस रिपब्लिक डे. द बिगनिंग वर्ड वी इन द प्रियम्बल रेफर्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. सो ये क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के. This is CSET everyday basis पे solve 2 questions. This is question number 1. This is question number 2. So try to answer these 2 questions.
देन आज आंसर राइटिंग सेशन नहीं है, आज हम पद्म अवार्डीज के बारे में जानते हैं। सो आप हैं दिलशाद हुसैन साहब, आप मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं। ब्रास, ब्रास एक अलॉय होता है, आप बता सकते हो ये अलॉय किस चीज का होता है? ब्रास। ब्रास नक्काशी वर्क फ्रॉम मुरादाबाद प्रमोटिंग द आर्ट ग्लोबली, तो यूपी से हैं, आर्ट है पद्मश्री। आप हैं महिपत कवि, आप 91 ईयर ओल्ड हैं और पपेटियर है। आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं ना कठपुतलियां, तो दिस इज पपेटियर। With over 500 shows to his credit, spreads awareness on social issues through his plays, social issues. देन आप हैं सीवी राजू, आपने इटिको पक्का टॉय मेकर है, टॉय मेकर। दिस इज इटिको पक्का टॉय मेकर फ्रॉम अनाकपल्ली, और आप रिटेन रिवाइव कर रहे हैं 500 साल पुराने ट्रेडिशन को, सस्टेनेबल डाइज, सो दिस इज फ्रॉम आंध्रा। अगेन आप 85 ईयर ओल्ड हैं, रॉड पपेटियर फ्रॉम क्योंझर, और आप प्रमोट कर रहे हैं काथी कंधेरी नाच, काथी कंधेरी नाच, काठी कंधेरी नाच। दिस इज फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा, मगुनी चरण कुआर। देन आप हैं शाह राशिद अहमद कादरी, आप रिनाउंड क्राफ्ट्समैन हैं फ्रॉम बिदार, और बिदार में ये जो डिजाइन है, प्रमोटिंग द क्राफ्ट ग्लोबली नोन एज फूल जड़ी डिजाइन, फूल जड़ी डिजाइन, बिडार क्राफ्ट्समैन। देन दिस इज रमेश परमार एंड शांति परमार, आप क्राफ्ट्समैन डियो हैं, आप झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से हैं, आदिवासी डॉल बनाते हैं, रिसाइकल्ड क्लोथिंग करते हैं, मध्य प्रदेश। और आप हैं वर्ल्ड नोन जाकिर हुसैन साहब, वर्ल्ड रिनाउंड वेटरन परकशन, परकशन मतलब जैसे ये तबला है, तो परकशन मतलब यहाँ पे हिट कर रहे हैं, मुझे हिट कर रहे हैं, मेम्ब्रेन। परकशनिस्ट स्पेशलाइजेशन इन तबला with an illustrious career spanning over 6 decades in 6 continents. So this is Art Maharashtra Padma Vibhushan. तो ये जो पद्म अवार्डीज है ना, दीज ऑल आर अवर हीरोज, सो दैट इज वाई इनका नाम हमें पता होना चाहिए। इनको आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग, या फिर आपको कुछ सोशल रिफॉर्मर्स या फिर कुछ वर्क में एग्जाम्पल साइट करने हैं, तो यू कैन साइट दीज एग्जाम्पल्स वेरी वेल। नाउ दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। सो यहाँ बात है सानिया मिर्जा, स्टार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया, आपने टेनिस में बहुत बड़ा नाम कमाया है, और द पॉइंट इज आप पायोनियर रहे। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ने आपसे इंस्पिरेशन लिया एंड दिस स्पोर्ट्स में अच्छा किया, तो ग्रैंड स्लैम में भी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है, सानियाज स्लैम्स। देन दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, हाउ टू सेव अ सिंकिंग आइलैंड। ये केरला का आइलैंड है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सिडेंस हो रहा है, जैसे जोशीमठ में भी हम देख रहे थे, वहां तो टेक्टोनिक रीजंस भी है। ये केरला है, यहाँ पर भी लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, और समुद्र का पानी बढ़ रहा है, तो टाइडल फ्लडिंग भी हो रहा है। तो हाउ टू सेव अ सिंकिंग आइलैंड। अब ऐसे जो एग्जांपल्स है ना, जैसे जोशीमठ का एग्जांपल हुआ, दिस इज सिंकिंग आइलैंड, इसको आप एज अ टेम्पलेट, रेडीमेड टेम्पलेट यूज करो। एयर इंडिया, दिस इज डीजीसीए, दिस इज सिसी द जनरल विद एन आयरन ग्रिप, और ये मेडन स्लैम जीता है साबा लेंका ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन। सी, सो अब हम आते हैं द हिंदू में। फर्स्ट न्यूज है, सी विंड्स एरोड सुंदरबंस टेम्पल, सुंदरबंस टेम्पल। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा ना, एक प्रोसेस होती है इरोजन, दूसरी प्रोसेस होती है डिपोजिशन। तो इरोजन हो रहा है यहाँ पे। टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द 11th सेंचुरी टेराकोटा टेम्पल, दिस इज टेराकोटा, द एएसआई प्लान्स टू रिप्लेस डैमेज्ड ब्रिक्स एंड प्लांट ट्रीज एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। तो दिस इज जतर द्योल, ये 11th सेंचुरी शिवा टेम्पल है, साउथ 24 परगना, वेस्ट बंगाल में। तो बंगाल का सुंदरबन है, और यहाँ पर रैवेज है ऑफ टाइम फॉर अ मिलेनिया, और मॉडर्न जो थ्रेट है इसने सरवाइव किया है। 11th सेंचुरी इज अ वेरी बिग टाइम, 11th सेंचुरी से अभी तक सरवाइव किया है, बट अब जो अटैक आ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, उसमें डिफिकल्टी हो रही है। एयर सैलिनिटी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज है, तो यहाँ इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। ओके, अब एएसआई ने बोला वी आर गोइंग टू रिमूव द डैमेज्ड ब्रिक्स एंड रिप्लेस देम विद न्यू ब्रिक्स ऑफ सिमिलर साइज। अम्फन साइक्लोन आया था, तब भी यहाँ पे काफी डैमेज हुआ था। तो दिस इज जतर देओल, सुंदरबंस का टेम्पल। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, दिस इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट, Su-30 MKI और मिराज में यहाँ एक्सीडेंट हुआ एंड वी लॉस्ट अवर ऑफिसर इज वेल। मुगल गार्डन्स इज नाउ अमृत उद्यान, तो ये मुगल गार्डन्स है, दीज आर गार्डन्स, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल गार्डन्स, राष्ट्रपति भवन में है, और इनका अब नाम रखा गया है अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। सो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर नाम चेंज करा है, और अब इसका नाम है अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। ओके, तो ये गार्डन पब्लिक के लिए भी थ्रो किया गया, और यहाँ दिस गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू हैव एक्सेस टू दिल्ली, तो ये गार्डन आपको जरूर देखना चाहिए।
ये जो गार्डन है ना, इट इज अगेन अ काइंड ऑफ लाइक आर्किटेक्ट। तो जैसे मुगल आर्किटेक्ट होता था, गार्डन स्टाइल, चार बाग स्टाइल, और जिस तरीके से फाउंटेन है एटसेट्रा, सो दिस गार्डन इज डिजाइंड इन पर्शियन और मुगल स्टाइल। और एडवर्ड लुटियन, आर्किटेक्ट ऑफ दिस राष्ट्रपति भवन एंड मोस्ट ऑफ दिल्ली, so Edward Lutyens, who designed the Viceroy's house, what we call Rashtrapati Bhavan, had deliberately used Mughal architectural details as a part of the British this plan. See, so this is Mughal garden जो अब कहलाता है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू गेट टाइम, डू विजिट दिस प्लेस। ओके, तो दिस इज अमृत उद्यान। ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। अमृत उद्यान हैज ऑफन बीन पोर्ट्रेड एज डिजर्वेडली एज द सोल ऑफ द प्रेसिडेंशियल प्लेस। ये इंस्पिरेशन मुगल गार्डन्स जम्मू एंड कश्मीर से लिया है, ताजमहल से लिया है, इवन मिनिएचर पेंटिंग इंडिया एंड पर्शिया भी है। एडविन लुटियन ने इसको फॉर्मलाइज किया था यहाँ पे और कोलैबोरेट किया था। तो उद्यान है तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा सब देखने को मिलता है। सो दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ बहुत अच्छे फ्लावर्स भी हैं। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। आई हैव बीन हियर, दिस इज वंडरफुल। तो दिस इज अमृत उद्यान। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है, दिस इज दिस पेज, प्राइम मिनिस्टर कॉशंस अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू डिवाइड द कंट्री। सी, एनसीसी का मोटो क्या होता है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो नेशनल कैडेट कोर है, नेशनल कैडेट कोर करियप्पा ग्राउंड में, दिल्ली कैंटोनमेंट में यहाँ पर एड्रेस किया। This is the time of new opportunities for the youth of India. Everywhere it is evident that India का time has arrived. India's time has arrived. Okay, so ये NCC cadets है। Soon Delhi's air pollution sources would be available in real time. This is really good. Real time पे हमें sources पता चलेंगे कि pollution actually कहाँ से आ रहा है। तो रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी होगा। ऐसे यहाँ पे पूरा इन्होंने होमवर्क कर लिया है। डेली वीकली फोरकास्ट भी यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस के प्रोवाइड होंगे। अब रियल टाइम पे डेटा आएगा कि वैक्यूलर है या इंडस्ट्रियल है या फिर स्टब्बल बर्निंग है। सो इससे अगर सोर्स पता चलेगा तो हम रियल टाइम पे उस सोर्स को हटा भी पाएंगे। तो पॉल्यूशन का जो बैटल है वो बेटर हो जाएगा। डेटा अवेलेबल है, रियल टाइम बेसिस पे आएगा और इससे एयर पॉल्यूशन को फाइट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एक सफ़र होता है। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज़ AQI और इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, उनको हम जो पॉल्यूटिंग हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं। एंड व्हाट इज़ दिस सफ़र, व्हाट इज़ दिस सफ़र ऐप जो है ये किसने डिज़ाइन किया है, किसने डेवलप किया है, किस इंस्टीट्यूशन के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करता है। तो दिस इज़ दिल्ली एयर पॉल्यूशन। रिसर्चर्स ऑफर टिप्स टू सेव केरला सिंकिंग आइलैंड। तो ये मुनरो दिस आइलैंड है और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? लैंडस्केप चेंज हो रहा है, एंथ्रोपोलॉजिकल है, सोशल साइंस यहाँ पे वर्क कर रही है। और यहाँ लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान्स भी हैं टू प्रोटेक्ट द रामसर लिस्टेड वेटलैंड। यहाँ पे अष्टामुडी लेक भी है, अष्टामुडी लेक भी है। तो द पॉइंट इज यहाँ जमीन जो है वहाँ पे इरोजन हो रहा है, वो सबसाइड भी हो रही है। तो इसमें आर्टिफिशियल सेडिमेंटेशन हम कैसे करें, बैंक्स को कैसे ठीक करें हम, सो दैट इस इरोजन को हम चेक कर पाए, इस पे अभी डिस्कशन है। तो सी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत अच्छी केस स्टडीज है, एग्जाम्पल्स है। जैसे कभी भी आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड डैमेज का कोई आंसर जवाब देना है, सो यू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ जोशीमठ, नाउ यू हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस केरला सिंकिंग आइलैंड। सो द पॉइंट इज, इससे आप जो फैक्ट्स क्लाइमेट रिलेटेड जो हम बताते हैं उसमें आप बहुत अच्छा बैकिंग कर सकते हो सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल से। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये सिंकिंग है तो इससे सॉइल फर्टिलिटी भी इम्पैक्ट होगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी इम्पैक्ट होगा और हाउस होल्ड्स भी यहाँ पर डैमेज होंगे। प्रॉब्लम अगेन वो है यहाँ पे, और वो है कि एंथ्रोपोजेनिक अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग है। हम रिवर के जो बेड पूल्स है, रिवर बेड पूल्स है, उसको डैमेज कर रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है। सो फॉर ऑल दीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज द रिजल्ट इज दिस सिंकिंग आइलैंड। अब ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, सॉइल कैंपेन इंक्रीजेस फार्मर्स इनकम बाय 40% इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। तो ये माटी अभियान है, जैसे एक हम सॉइल हेल्थ कार्ड भी चलाते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड, सो दैट आपको फर्टिलाइजर डालना है तो जस्ट लाइक दैट आप कोई भी फर्टिलाइजर कितनी भी क्वांटिटी का नहीं डालेंगे, यू विल सी कि ये जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है सॉइल में या नहीं, सॉइल में डेफिशिएंसी किस चीज़ की, और अकॉर्डिंगली आप वो फर्टिलाइजर वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ राजस्थान के बीकानेर में ये माटी अभियान चल रहा है, माटी अभियान चल रहा है और एग्रीकल्चरलिस्ट को अवेयरनेस हो रहा है यहाँ पे, और उनको सॉइल कंजर्वेशन इनकम कैसे जनरेट किया जाए, डबल ट्रिपल किया जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए, सोलर पंप, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक जो
इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्रॉप मेथड्स में, ग्रोइंग वेजिटेबल्स एक्सेट्रा में। सो दिस इज सॉइल अभियान और इसका नाम है माटी अभियान, और इससे इनकम भी बढ़ा है। एक्चुअली मिट्टी है तो एग्रीकल्चर है, फसल जो होती है वो सब मिट्टी पे डिपेंडेंट होती है, तो प्राइमरली वी शुड फोकस ऑन दिस सॉइल। सैल्यूटिंग द सन, तो ये हेराल्ड है चेंज, सूर्य नमस्कार हो रहा है। रथ सप्तमी मैसूरू में सूर्य जयंती है, फेस्टिवल मार्क्स द चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग। अब आप बताओ, ये इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट सन टेम्पल्स, अभी कुछ सन टेम्पल्स न्यूज में भी थे, यूनेस्को साइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सन टेम्पल्स के नाम बताइए। फेवरेट एरिया है, कई बार सवाल पूछा है यूपीएससी ने। Then with a soft spot for jackfruit, Tusker मतलब हाथी raids farmlands in Kerala's Idukki. तो this is animal और human का conflict. Now this is Noble's Helen. अरुणाचल में एक नया बटरफ्लाई मिला है. So this is new butterfly. Swallowtail बटरफ्लाई जो है ये लार्ज डॉर्सल वाइट स्पॉट भी है इसमें, ये एक नई बटरफ्लाई स्पीशीज मिली है अरुणाचल में। सुप्रीम कोर्ट प्रेसेस नीड फॉर रिफॉर्म्स ऑन टीडीएस बेल प्रोसेस। बेल मतलब होता है जमानत। कुछ बेलेबल ऑफेंस होते हैं, मतलब उस ऑफेंस में जमानत मिल सकती है आपको एज अ मैटर ऑफ राइट, और कुछ होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस एक्चुअली क्या होता है, हमारे यहाँ अंडर ट्रायल्स का बहुत बड़ी संख्या है जेल में। अगर हम देखते हैं जेल में इतना ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, क्राउडेड है, द नंबर वन रीजन इज अंडर ट्रायल्स आर टू मेनी। सो द पॉइंट इज, अंडर ट्रायल्स मतलब उनकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, कॉन्विक्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं वो, तो क्यों ना हम इन केस में, और स्पेशली अगर पैटी क्राइम है, तो हम जेल का जो ओवरलोड है उसको कम करें। अभी मुर्मू मैम ने भी एक स्पीच में कहा था, अवर पर्पस शुड नॉट बी कि हम सबको जेल में डालें, अवर पर्पस इज लाइक कि जेल जा रहे हैं तो वो रिफॉर्म्स हो और वो प्रॉपर एक बैलेंस्ड वे में हो। तो नीड है रिफॉर्म ऑन टीडीएस बेल प्रोसेस। बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आउट ऑफ द बॉक्स इसमें प्रोसेस हो। Is it that we are thinking that we cannot convict them, so let's punish them by keeping them in prison during that period of time? या तो आप सजा दो, गुनाह सिद्ध करो, ऐसा नहीं कि गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है और बाकी टाइम पे आपने उनको जेल में डाल रखा है। तो दैट इज वाई बेल इज इंपॉर्टेंट। Then this is with drones soaring over music, beating retreat will be feast for the senses. ये भी मैंने अटेंड किया, this is really awesome. A light show during the full dress rehearsal beating retreat ceremony विजय चौक में। तो ये beating retreat ceremony है और बहुत awesome यहाँ पे songs होते हैं, military bands होते हैं। beating retreat मतलब जैसे 26 जनवरी था तो फौज अपनी बैरक से बाहर आती है, सारा परेड एंड परफॉर्मेंसेज होते हैं, इसके बाद फौज वापस अपने बैरक में जा रही है, तो इस इवेंट को बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट। तो रिपब्लिक डे परेड जो होता है सेलिब्रेशन, वो एंड होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ। देन पैलेस्टीन इटली प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस इज एंगर, एंड दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 90 फॉसिल्स मिले हैं नेस्ट बिलोंगिंग टू इंडियाज लार्जेस्ट डायनासोर्स अनकवर्ड। तो ऐसा भी एक रिसर्च हुआ है, और बहुत सारे डायनासोर्स इंडिया की जो नर्मदा वैली है, यहाँ बहुत डायनासोर्स के फॉसिल्स हमें मिले, इंडिया की नर्मदा रिफ्ट वैली। तो यहाँ हमें बहुत सारे डायनासोर्स के भी फॉसिल्स मिले हैं, क्रिटेशियस पीरियड के माने जा रहे हैं, लेट क्रिटेशियस पीरियड के। और अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डायनासोर्स जो एक टाइम पे इतने प्रिवेलेंट थे, मोस्ट डोमिनेटिंग स्पीशीज थी प्लैनेट अर्थ पे, वो वाइप्ड आउट हो गए और एक एस्ट्रॉइड आया एंड वाइप्ड आउट हो गए। सो वी आर लाइक ट्राइंग टू फाइंड इवोल्यूशनरी ट्रेजेक्टरीज, कैसे रही होगी डायनासोर्स का, क्या पैटर्न था एटसेट्रा। वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा। तो यहाँ पैलेंथोलॉजिस्ट ने इसको अभी देख रहे हैं कि डायनासोर्स कैसे रहते थे, कैसे इवॉल्व हुए विद द हेल्प ऑफ these fossils. Then this is breast cancer, more insights on how hormonal therapy works. तो यहाँ पे जो कैंसर है, कैंसर इज प्राइमरली अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ लाइक थ्रेट होता है, लाइफ थ्रेट होता है, इंडिया में भी इसके काफ़ी केसेस हैं। सो द पॉइंट इज, इसमें हमें अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी होता है, और एट द सेम टाइम जो इसका हार्मोन थेरेपी एटसेट्रा से जो ट्रीटमेंट का बात है, उसमें भी यहाँ पे ग्रोथ इन दिस यहाँ पर वर्कआउट हो रही है। तो हार्मोन थेरेपी टारगेट्स हार्मोन रिसेप्टर इन ब्रेस्ट कैंसर, टेल्स टू स्लो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर। सो दिस इज ट्रीटेबल और कॉन्टिन्यूस इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इस पूरे ट्रीटमेंट पे कॉन्टिन्यूड है। Then this is oldest known, this is Caecilian, dated 220 million years old found. तो again old fossil मिला है,
एम्फीबियन है ये। अगेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम वी वर ऑल्सो लाइक दिस, फिर अब धीरे धीरे मैमल्स बने, मोंकी बने, और फिर अभी होमोसेपियंस बन गए। obesity is not good, obesity is not good, everybody should exercise, physically active होना है। और ये जो सॉल्ट है और ये शुगर है, ये दोनों जो वाइट क्रिस्टल्स है ना, ये विलन है। ये वाइट क्रिस्टल्स अवॉइड, अवॉइड दीज टू वाइट क्रिस्टल्स, सॉल्ट एंड शुगर, इसको थोड़ा कम। जो हमारा फूड सेफ्टी FSSAI है, वो भी ऐसा कैंपेन चलाता है, ईट राइट कैंपेन, ईट राइट कैंपेन। उसमें ये बोलते हैं सॉल्ट और शुगर, बिकॉज इंडिया में हम थोड़ा टेंडेंसी ज़्यादा है शुगर का, तो हमारे यहाँ डायबिटीज़ भी ज़्यादा देखने को मिलता है, और अभी हाइपरटेंशन भी बहुत हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड फूड, सॉल्ट का एक्सेसिव इंटेक। तो सॉल्ट और शुगर, ये दोनों वाइट क्रिस्टल्स थोड़ा कम। तो हाइट एंड रिस्क ऑफ फिजिकल फ्रेलिटी होता है ओल्ड एज में भी। सो द पॉइंट इज कि हमें ओबेसिटी से भी फाइट करना है। ओबेसिटी, अभी एक और न्यूज आई वाज रीडिंग, यूएसए में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, बहुत बड़ी डिसीज बन गया है। रीजन कि बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, और ज्यादा से ज्यादा हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, होल ग्रेन फूड नहीं खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड। तो ये हमारी बॉडी को बहुत इम्पैक्ट करता है। ओके, देन माइक्रोबायोम डिस्फंक्शन कुड बी पार्टली ट्रांसमिसिबल। तो दिस इज ऑल्सो देयर कि हमारा जो गट होता है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, तभी ऐसा बोला जाता है कि एंटीबायोटिक्स जस्ट लाइक दैट नहीं लेनी चाहिए। सेम माइक्रोब्स इन देयर गट्स एंड माउथ्स अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टडी। तो पीपल हु लिव टुगेदर टेंड टू हार्बर द सेम माइक्रोब्स, बिकॉज वो सेम फूड इनटेक हो रहा है, सेम लोकेशन पे है, सेम उनका सब जो एनवायरनमेंट है। तो मदर्स प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन विद अ स्टार्टर किट ऑफ माइक्रोब्स। तो मदर से बच्चों में ये ट्रांसफर होता है। माइक्रोब्स शिफ्ट ओवर टाइम टू इनकॉर्पोरेट माइक्रोबियल स्ट्रेन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, हाउसमेट्स वगैरह इसमें देखने को मिलता है। ओके, देन माइग्रेटिंग बर्ड्स, बर्ड्स माइग्रेट करती हैं से सेंट्रल एशिया से, वो अंडमान एंड निकोबार जा रही है। हमारे जो नागालैंड है, यहाँ पे इनका स्टे ओवर भी होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, इनका एक अलग कंपास होता है, जीपीएस टाइप कंपास होता है। अर्थ का जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है, उससे ये कैलिब्रेट करती है। बट एट टाइम्स अगर बीच में रेनफॉल हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक कोई एक्टिविटीज आ गया, वेदर कोई एनोमली हो रहा है, तो एट टाइम्स इनका कंपास भी माल फंक्शन करता है और ये अपने रास्ते को भूल जाती है, ये डिटूअर हो जाता है। सो दिस इज लाइक जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस बर्ड्स के माइग्रेटरी पैटर्न को भी चेंज कर सकता है। डोमेस्टिक गोट एज अ ड्रग फैक्ट्री, तो इंडिया में जो गोट है, गोट भी क्या होता है, दीज आर लाइक जो एनिमल्स और कैटल्स, और हम जो सप्लीमेंट्री इनकम की बात करते हैं फार्मर्स एंड रूरल एरिया, तो ये जो पशु है, ये पशु बड़े इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक गोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूरल लैंडस्केप में। अब इंडिया में जो गोट है ना, गोट इज एक्चुअली वेरी रोबस्ट, ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में भी ये सर्वाइव करती है। जैसे मारवाड़ी गोट है, मारवाड़ी गोट है, ये राजस्थान के हाई टेम्परेचर, लेस वाटर, यहाँ पे भी सर्वाइव करती है। और इसका जो से अगर मीट है, वो भी दिस लेस फैटी होता है, लेस फैटी होता है, वेल एडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। दूसरी ब्रीड है जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, नॉर्थ कर्नाटका में उस्मानाबादी है। फिर एक मालाबारी है नॉर्थ केरला में। और बांग्लादेश, रूरल पुअर बांग्लादेश लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा इनका साधन है। सो गोट को बोला जाता है द पुअर मैन्स काउ। इंडियन हाईलैंड्स हैव स्कैंड पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड गोट्स। तो एक होता है मरखौर, मरखौर मिलता है हिमालय में। एक होती है नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर मिलती है दिदर साउथ नीलगिरी माउंटेन्स में। एक होती है जमुना पारी, दिस इज इन यूपी, यूपी में होती है। ओके, सो द पॉइंट इज जो लोकल स्पीशीज होती है हमारी, लोकल स्पीशीज रोबस्ट होती है, रिजिलियंट होती है, ये इजीली बीमार भी नहीं होते और इनका लाइफ स्पैन भी अच्छा होता है, मेंटेनेंस भी कम होता है। तो हमें जेनेटिक्स इनके कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करने हैं और लोकल ब्रीड्स जो है उसको भी सेफ गार्ड करना है। सेम इज द केस विथ काउ एंड दिस बफेलो एज वेल। सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग मैरिज लॉज फॉर माइनर्स। माइनर्स क्या होते हैं, लेस देन 18। लेस देन 18 है मतलब अभी इनका बॉडी फुल्ली ग्रोथ नहीं हुआ है, अभी इनका इमोशनल फिजिकल ग्रोथ नहीं हुआ है। सो दैट इज वाई जो लेस देन 18 है उनका मैरिज इज नॉट अलाउड, उनकी मैरिज नॉट अलाउड। बट प्रॉब्लम क्या आती है, सर्टेन जो पर्सनल कोड्स आ जाते हैं, पर्सनल लॉज हो जाते हैं डिफरेंट रिलीजन में। सो उससे क्या प्रॉब्लम आता है, ये डायरेक्ट क्लैश हो जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। तो इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। प्लस अगर लेस देन 18 है, लेस देन 18 है और किसी भी टाइप का सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट वहां पे होता है,
तो दिस इज अगेन डायरेक्ट इन कोलिजन विद दिस पॉक्सो। तो सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस कर रहा है कि यंग एज 15 ईयर्स, क्या 15 साल कैन मैरी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम और पर्सनल लॉ व्हेन सच मैरिजेस। सो इस पे अभी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, लेट अस सी। लीगल एज जो है पहले 18 और 21 था, मेन का 21, वुमेन का 18, अब ये दोनों 21 हो गया है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स है बाय अ मैन विद हिज वाइफ हु इज बिलो 18 ईयर्स, तो दिस विल बी काउंटेड एज रेप। तो सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच अलाउड द हस्बैंड ऑफ दिस, तो द पॉइंट इज कि लेस देन 18, यहाँ पे सीधा सीधा वो पॉक्सो के अगेंस्ट जा रहा है, लेस देन 18 नॉट अलाउड। सो द पॉइंट इज नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी यहाँ पे रिसेंट ऑर्डर्स दिया है कि से जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये है कि अगर प्यूबर्टी आ गया है 15 ईयर्स में तो दे कुड बी मैरिड ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। बट दिस मुस्लिम पर्सनल लॉ का ये जो प्रोविजन है ये अगेंस्ट जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है, और ये अगेंस्ट जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में। तो अब हमारे यहाँ क्लैश हो रहा है कि एक तरफ तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर जो पर्सनल कोड्स हैं, और दूसरी तरफ साइंटिफिक और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस दिए हुए हैं जो पॉक्सो के एक्ट है। तो इसमें बैलेंस कैसे फाइंड आउट किया जाए, इस पे सुप्रीम कोर्ट अभी डिसीजन लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से भी अपील किया था कि ये जो कंसेंट का एज है क्या वो लेस देन 18 से कम कर दिया जाए, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि लेस देन 18 है बट अगर वहां पे एडोलेसेंट में ही कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तो उसमें जो है वो पॉक्सो एक्ट हो जाता है। सो द पॉइंट इज कि क्या इसमें कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में भी लेस देन 18 से हमें एज कम करना चाहिए या नहीं। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है 2021, मिनिमम एज 18 से 21 करने की बात है यहाँ पे। नेशनल कमीशन विमेन भी है, ये भी बोल रहा है कि एज जो है दैट इज मिनिमम 21 होना चाहिए। इसके साइंटिफिक रीजंस भी है। सी, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1952 है, हिंदू मैरिज एक्ट 55 है। मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर अ मैन इज 21 और 18 को भी, विमेन का भी अब 21 करने की बात है। बट व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया तो यहाँ पे 15 को भी यहाँ पे अलाउड किया गया है। तो अब इस पे डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। रीजन क्या है कि एज ज्यादा होना चाहिए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्ली मैरिज। तो एनसीपीसीआर की स्टडी ने ये बताया कि लाइक हु गॉट मैरिड बिफोर टर्निंग इनटू एडल्ट्स लैक्ड रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, were denied a host of other rights including education, autonomy, often a lack of livelihood. So that is why it is not right. 59% of Indian girls in the 15 to 19 group suffering from anemia. It stood at 54% in NFHS 4. Early childbearing could result in poor maternal and child health and poor nutritional status. So scientifically भी it is not okay. हेल्थ एक्सपर्ट्स टाई मैटरनल हेल्थ टू अनदर क्रूशियल फैक्टर, और वो होता है एजुकेशन। अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, जैसे ग्रेजुएशन होने में भी 21 साल तो लग ही जाते हैं, आपको यूपीएससी का एग्जाम लिखना है तब भी 21 साल लग ही जाते हैं। सो द आइडिया इज अगर इससे पहले मैरिज है, बच्चे हैं, तो एजुकेशन और जो करियर एटसेट्रा वो कॉम्प्रोमाइज होता है और इससे एम्पावरमेंट डिफिकल्ट होता है। सो नेशनल परसेंटेज ऑफ वुमेन विद 10 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है 35%। द आइडिया जो डेटा है वो सब ये बताता है कि दिस अर्ली मैरिज इज नॉट राइट। ओके, अर्ली मैरिज इन द सेंस लेस देन 18, लेस देन 18, लेस देन 21। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेती है। दिस इज एयर इंडिया एंड डीजीसीए पेनल्टी का बात है, और ये है T+1 सेटलमेंट साइकिल। इंडियन एक्सप्रेस में इसका बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं वहां से बताता हूँ इसको। सी, क्या होता है कि जो भी स्टॉक्स आपने परचेज किए, डीमैट अकाउंट बनाया, सेबी भी है वहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, तो पैसा सर्कुलेट रियल टाइम पे होना चाहिए। जैसे यूपीआई सो ऑसम, आपने इधर पेमेंट किया और उधर डिलीवरी हो गया, रियल टाइम पे सेटलमेंट हो रहा है। तो अगर आप स्टॉक्स का परचेज, शेयर्स का परचेज और सेल कर रहे हो, वो अगर रियल टाइम पे सेटलमेंट होगा तो मनी उसमें होल्ड नहीं होगा, मनी तुरंत सर्कुलेट हो जाएगा। दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू। तो T+1 सेटलमेंट प्लान क्या है, इसका मतलब है ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स मस्ट बी डन विद इन अ डे, 24 घंटे के अंदर वो सेटलमेंट होना चाहिए। T+1 मतलब कस्टमर बॉट शेयर्स ऑन वेंसडे, दे वुड बी क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स डीमेट अकाउंट ऑन थर्सडे। 24 घंटे के अंदर वो शेयर्स जो आपने खरीदे हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। पहले T+2 था, उसमें एक दिन और लग रहा था, प्लस अब हो गया है T+1, मतलब वेंसडे को खरीदा और थर्सडे को आपकी डिलीवरी हो जाएगी।
256 लार्ज कैप एंड टॉप मिड कैप स्टॉक्स है, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब T+1 सेटलमेंट पे आ जाएंगे फ्रॉम फ्राइडे। मतलब आज शेयर खरीदा, कल सेटलमेंट आपका हो जाएगा। तो दिस इज T+1। 2001 तक स्टॉक मार्केट्स में वीकली सेटलमेंट होता था। तो एक्चुअली क्या होता है, ट्रांजैक्शन हो गया है, फिर 3-4 दिन तक सेटलमेंट ही नहीं हो रहा है, तो पैसा अटक गया है वहां पे। सो दैट इज वाई वी वांट टू स्पीड अप दिस प्रोसेस। सो फिर हमने इसको T+1 किया। यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूरोजोन में भी अभी T+1 सिस्टम चल रहा है। तो बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर इन्वेस्टर ने एक शेयर सेल किया, शी विल गेट द मनी विद इन अ डे। पैसा आपका उलझेगा नहीं, वो तुरंत आपको मिल जाएगा। एंड द बायर विल गेट द शेयर्स इन अ डीमेट अकाउंट ऑल्सो विद इन अ डे। तो 1 डे में पैसा और शेयर दोनों का सेटलमेंट हो जाएगा। शॉर्टर ट्रेड सेटलमेंट का मतलब है कि इससे इंडियन इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और डिजिटल करेंसी भी आ रही है, सीमलेस सेटलमेंट होगा। तो ओवरऑल दिस इज गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इन्वेस्टर्स का जो बर्डन हो जाता है कि उनके पास तुरंत लिक्विडिटी नहीं आ रहा है, शेयर सेटलमेंट नहीं हो रहा है, इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। अब कुड इट ऑल्सो मेक मार्केट्स सेफर? तो इसमें भी ऐसा है कि क्या होता है कि कई बार ये जो विंडो आ जाती है कि दो विंडो है, परचेज एंड सेल हो गया है शेयर का, और वो सेटल नहीं हो पाया है पर्टिकुलर जिसने परचेज किया या जिसने सेल किया उसके अकाउंट में, तो इससे एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। तो इससे अगर तुरंत T+1 होगा तो इट विल रिड्यूस द टाइम फ्रेम, बट ऑल्सो रिड्यूस एंड फ्रीज अप कैपिटल रिक्वायर्ड टू कोलेटरलाइज दैट रिस्क। जैसे पहले कई बार स्कैम्स भी हुए हैं जिसमें बड़ी बड़ी विंडो रहती थी कि ट्रांजेक्शन हो गया बट पैसा कहाँ है किसी को नहीं पता। सो वो चीजें यहाँ पर कम होगी। शॉर्ट एंड सेटलमेंट साइकिल जो होगा ये रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड ट्रेड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और इससे ओवरऑल स्पीड अप होगा, ऑपरेशनल बढ़ेगा। ओके, तो इससे जो रिस्क होता है ट्रेडर्स का, जो विंडो जितनी कम होगी सेटलमेंट का, वो उतना ही रिस्क वहां पे कम हो जाएगा। तो सेबी भी इस चीज को सपोर्ट करती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगेंस्ट द T+1 से उन्होंने क्या बोला कि क्या होता है कि वर्ल्ड में टाइम जोन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस हमसे 12 घंटे 10-12 घंटे पीछे है, और मतलब द पॉइंट इज कि टू प्लेसेस में हमें एटलीस्ट टाइम जोन को भी कंसिडर करना है कि ऐसा नहीं हो कि वो सेम डेट है बट टाइम जोन के कारण वहां पे जो गैप क्रिएट हो गया उसका मिसयूज हो जाए। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा ऑपरेशनल इश्यूज आ जाएंगे, बिकॉज डिफरेंट ज्योग्राफी से अगर हम ऑपरेट करेंगे, टाइम जोन इज डिफरेंट, टाइम जोन्स डिफरेंट है, इंफॉर्मेशन फ्लो, प्रोसेसेस, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम्स, ये सारी डिफिकल्टी आएगी। तो T+1 मतलब इट विल बी लाइक लिटिल बिट वेरी क्विक अर्ली हो जाएगा। और इनको जो हेज करना है, हेज देयर नेट इंडिया एक्सपोजर डॉलर के टर्म में T+1 में, तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए, बट सेबी ने कहा अभी हम T+1 से ही आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज T+1। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वरीज थे कि शॉर्टर अगर एक ही दिन का टाइम है तो अलग अलग टाइम जोन्स हो रहे हैं तो उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। कैसे कोऑर्डिनेट करें फॉरेक्स को, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ जाएगा, कई बार अगर सेटलमेंट फेलियर हुआ उसके केसेस भी आ सकते हैं। लेट अस सी। पर वर्ल्ड की टेंडेंसी देखें तो चाइना भी देखो T+0 T+1 पे है, यूएस T+2 साइकिल फरवरी इशूड अ रोड मैप फॉर T+1, यूएसए भी T+1 में जाने वाला है, ताइवान भी T+1 पे है, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया अभी T+2 साइकिल्स फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इंडिया अब T+1 साइकिल फॉलो करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज दिस आर्टिकल। अब दिस इज द जनरल विद एन आयरन ग्रिप। दिस इज अब्दुल फतेह अल सिसी, फायर ऑन व्हील्स, लेपर्ड 2। और BMW इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI सीक्स अदानी फीडबैक। अभी लेटेस्ट सी ये जो स्टॉर्म आ रहा है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ईवीज फ्यूचर है, टाटा मोटर्स बुलिश है, एंड दिस इज द आर्ट ऑफ जेंडर बेंडिंग। तो ये है मीती कम्युनिटी लाई हरोबा के ट्रेडिशन में कंटिन्यूड है। लाई हरोबा एक रिचुअल डांस फॉर्म परफॉर्मेंसेस होते हैं मीती कम्युनिटी मणिपुर का। तो ये अभी फिर से कोविड-19 था, लॉकडाउन था, अभी यहाँ पे जिस कोर्टयार्ड परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा स्टार्ट हो गए यहाँ पे। ओके, तो मणिपुर का ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है शुमांग लीला, हैज कंटिन्यूड टू इन्फॉर्म एंड एंटरटेन डाउन द एजेस। मणिपुर का ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म, द नेम इज शुमांग लीला, और अभी फिर से लॉकडाउन इज ओवर और ये अभी कंटिन्यूड हो गया है। ओके, तो ट्रेडिशन जो है वो लाई हरोबा का रिचुअल का डिसेंडेंट है। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ऑलराइट, लेट अस सी योर आंसर्स एज वेल। बड़ा आसान सा सवाल था 26 जनवरी का। हमें क्या करना था, रिपब्लिक डे परेड का एक समराइज करना था। देखो ये इसलिए मैं बोलता हूँ, ऐसे आप बहुत सारी चीजें देखते हो बट वो सब भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा।
अभी आपने ये लिख लिया ना, एग्जाम के एक दिन पहले इस पेज को पढ़ लेना, आपको सब याद आ जाएगा रिपब्लिक डे में हमने क्या किया था। इस एग्जाम का प्रिपरेशन का नंबर 1 रूल होता है, यू हैव टू डॉक्यूमेंट, यू हैव टू बैंक एवरीथिंग। ओके, सो द पॉइंट इज प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2022, इसका सिग्निफिकेंस, सेलिब्रेशन। सौरभ बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा लिखा आपने, दिस इज रियली गुड। सब कंपाइलेशन हो गया, फैंटास्टिक, एंड सी एवरीथिंग इज रियली गुड। नारी शक्ति जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, अब यही तो फॉर्डर पॉइंट्स है, यही फॉर्डर पॉइंट्स अब अपने आंसर राइटिंग में भी लिखना, सोशियोलॉजी या फिर कुछ साइंस एंड टेक में आ गया एटसेट्रा, गवर्नेंस में आ गया, मॉडल्स कौन से आए वहां पे, लाइक दैट। आशा, दिस इज अगेन गुड, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। चीफ गेस्ट बताया, फिर इंडिजिनस आर्म्स कौन से आए, थीम क्या हुआ, टैब्लू सारे आपने कंपाइल कर दिए, फैंटास्टिक, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉपी। विमेन एट रिपब्लिक डे 2023, फैंटास्टिक। अदिति, आपने भी देखो कितने अच्छे से बताया, हाइलाइट्स बताई यहाँ पे, विमेन रिप्रेजेंटेशन, इंडियन एयरफोर्स, वेरी नाइस, टैब्लू भी सारे आ गए, फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड। मैं अगेन बार बार बताता हूँ, इस एग्जाम में कुछ हाईफाई चीज करने की जरूरत नहीं होती है। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज ट्राई टू डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के लिए वो 80% जो ऑर्डनरी चीज है ना, वो उनकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। वी हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, क्वालिफाई द एग्जाम। इन द एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो है सिंपल चीजों को जनरलिस्ट एटीट्यूड से वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट में आप अपने को डेवलप करो, ग्रोथ करो, एक्सपोजर लो और चीजों को सीखो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एंड। ओके, और लिखना आना चाहिए, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। ओके, नंदिनी, दिस इज रियली गुड। सी आप देखो कितना बढ़िया लिखा है आपने, वेरी गुड, पैराग्राफ स्टाइल में सारे लिख दिए, इंडिजिनस, देन विमेन, देन कंक्लूजन, वेरी गुड। सम लाइक संडे, सम लाइक मंडे, बट आई लाइक वन डे एंड दैट इज रिपब्लिक डे, फैंटास्टिक। दीपाली, दिस इज अगेन रियली गुड। सी रिपब्लिक डे के बारे में बताया, अब देखो चीफ गेस्ट क्या है, थीम क्या है, पिलर्स क्या है, तो सी द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज जैसे किया है आंसर को, सी डीआरडीओ, ब्रह्मोस एटसेट्रा, फैंटास्टिक। प्रियंका, आप भी बहुत अच्छा आंसर लिखते हो, देखो 26 जो है नेशनल हॉलीडे, हाईलाइट बताया, सारे टैंक्स बता दिए। तो सी इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना, रिपब्लिक डे परेड हमने लाइव भी सारा देखा था, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, वेरी नाइस, वे फॉरवर्ड, फैंटास्टिक। राज, दिस इज अगेन गुड। सी रिपब्लिक डे जनवरी 26, थीम बताया जन भागीदारी, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, परेड, देन आपने सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बताए, वेरी गुड, देन कंक्लूजन, एक्सीलेंट। अब इसी चीज को हमें याद रखना है और इसको एक बार रिवाइज भी करना है एग्जाम में लिखने जाने से पहले। सुनीता, हाइलाइट्स ऑफ रिपब्लिक डे परेड, और फिर परेड के बारे में सारे डिटेल्स, दिल्ली पुलिस, डेयर डेविल्स, कंक्लूजन, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और ये सारे कीवर्ड्स आपके आने वाले दूसरे जो आंसर्स हैं उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। सत्या, दिस इज गुड, रिपब्लिक डे 2023, सी सो ऑर्गेनाइज 1 2 3 4 9। तो देखो जितना हम लिख रहे हैं उतना रिफाइनमेंट आ रहा है ना, चीजें भी सेटल हो रही है। हम दिन भर वीडियो देखते हैं, दिन भर रैंडम चीजों को देखते हैं ना, इससे एंट्रोपी क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ओल्ड स्कूल तरीके से बुक्स, स्टैंडर्ड राइटिंग इससे पढ़ो, आपको बहुत फायदा होगा। हजिंदर, दिस इज गुड, रिपब्लिक डे 2023, क्योंकि हमें ये जानना है, हमें हमें एक्सपर्ट थोड़ी बनना है करंट अफेयर्स का, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसके हिसाब से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ओके, हजिंदर, दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। सी डायग्राम आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, दिस सोलर और रेडिएशंस, इरिडेंस, वेरी नाइस। ओके, सोलर इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ, ऑलराइट। सो इस तरीके से आप लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.